हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी करगिल यूनिट में तब्दीली आई है। एक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है अब्दुल हुसैन। श्री अब्दुल हुसैन को भारतीय जनता पार्टी के करगिल यूनिट के प्रेसिडेंट बनाया है डिस्ट्रिक्ट कारगिल के। आज का ये मीटिंग का एक इम्पोर्टेंट, जिस तरह आप सब जानते हैं, हमारे सीनियर लीडर मोहम्मद अली भट्टर साहब ने कहा, भारतीय जनता पार्टी केवल एक तंजीम ही नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है। और इस पॉलिटिकल पार्टी का एक विजन है, एक मिशन है, एक डिसिप्लिन है और एक डेमोक्रेसी है। ये चार चीज जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान में लेके चलते हैं। और आज खुशी की बात यह है, हाजी अब्दुल साहब को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं, सभी लोगों की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और इस खिताब के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार जो है हम आपके कंधे पे डालते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Thank you. Cheers. Ne dong? और आपने कहा कि ग्राउंड जीरो पे सेंट्रल जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक और दूसरा सवाल तो सारे साथ पॉलिटिकल सवाल है, उसमें ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगिल के प्रेसिडेंट हनीफा जान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एलएचडीसी कारगिल में एनसी के आइडियोलॉजी पे चल रहा है, उस एनसी के जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आइडियोलॉजी है। पहला सवाल आपका ये था कि कल हमने दिशा मीटिंग लिया, उसमें हमारे जानकारी में यह आया कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छे अच्छे स्कीम से करगिल में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये हमारी जानकारी में आया। हमने डीसी साहब को तुरंत उसी मीटिंग में रिक्वेस्ट किया कि ये सारा स्कीम पता कीजिए, क्या है, कहाँ से है, कैसे इसको लागू करना है। और जितने भी स्कीम्स जो है, चाहे जाने अनजाने में कैसे भी करके करगिल में इम्प्लीमेंट जिन लोगों ने नहीं किया उसको करने की ज़रूरत है। और उस स्कीम में हर गरीब को लिए, हर मरीज के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देना है, वो हमने घर घर तक पहुंचाना है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा करगिल के जो कोलिशन को लेके, मैं एक चीज़ साफ कहना चाहूँगा, करगिल के अवाम जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन किसके साथ हुआ था, पीडीपी के साथ हुआ था। उसके बाद पीडीपी जो बीजेपी में मार्च हुआ था, बीजेपी ने एज ऑफिशियल कोई बैठ के हमने ये बात चर्चा नहीं किया। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट के प्रेसिडेंट के जो स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आइडियोलॉजी पे बीजेपी चलते हैं। चल ही नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक आइडियोलॉजी रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी है। हमने आइडियोलॉजी के बेसिस पे हमने सरकार नहीं चला है। करगिल के विकास के लिए हमने सोचा, पीडीपी जब बीजेपी में मार्च हुआ, अगर करगिल के विकास के लिए, करगिल के लोगों के हित के लिए अगर हम इस काउंसिल को आगे तक चलाने की कोशिश करें तो ये करगिल के मुफ्त के लिए होगा। अदरवाइज करगिल के काउंसिल की हिस्ट्री आप सबको पता है। इससे पहले जितना भी करगिल में काउंसिलर रहा, एक भी काउंसिल का टेन्योर मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हुआ। कभी कोर्ट में गया, कभी उसने तोड़ा, कभी इसने तोड़ा। हमने सोचा लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लोगों ने जिस तरह चुना वो 5 साल चलना चाहिए। उसमें अगर हमारे मदद से लोगों को ये हासिल हो रहा है तो उसमें उसको मदद करने के लिए हमने कोई वो गलत नहीं सोचा। अदर देन हमने कोई आइडियोलॉजी को कंप्रोमाइज करके नहीं बैठा है और हम गुपकर गैंग के सख्त खिलाफ है, ये मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा। क्योंकि मैं यहाँ से करगिल के आवाम को भी मैसेज देना चाहूँगा। आज कुछ लोग आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात करते हैं, कुछ लोग अर्सवाइल जम्मू कश्मीर के साथ वापस जाने के लिए बात करते हैं। ये दोनों जो है नामुमकिन चीज़ है, ये हमारे आवाम को भी समझ में आते हैं। करगिल जब से लद्दाख के साथ, या लद्दाख जब से करगिल के साथ, लेह डिस्ट्रिक्ट, करगिल डिस्ट्रिक्ट
सब मिला के यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना। ये इतिहास है और ये इतिहास चेंज नहीं हो सकते। यूटी बनने के बाद पूरे खित्ते लद्दाख के लिए 11,000 करोड़ लिया। क्या 370 के रहते हुए 11,000 करोड़ कभी हमने देखा सुना? यूटी बनने के बाद लद्दाख में अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हैं। क्या 370 के अंदर ये सारा देखने को मिला? आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर से आप लोग पूछिए, आपके काउंसिल का बजट कहां से कहां एनहांस किया? 370 में आपको क्या इतना बजट मिलते थे? आज जो भी पार्टी के, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आजाद उम्मीदवार हो, सभी काउंसलर से आप पूछिए 370 के अंदर आपके सीसीडीएफ 18 लाख से 90 लाख हुआ था क्या? आज 370 तोड़ने की वजह से, लद्दाख यूटी बनने की वजह से हमारे लोगों के पास इतने सारे फंड्स आ रहे हैं, इतने सारे डेवलपमेंट के लिए पैसा आ रहा है, तो ये सारा जो है आवाम को फायदा हो रहा है। लेकिन ये बात सच है कि कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसलिए अपने सियासी रोटी सेकने के लिए अलग अलग अजीब अजीब नारा लगाते रहते हैं। और गुपकार गैंग बड़ा उम्मीद लेके कारगिल में आए थे, लेकिन यहां उनका दाल नहीं गला, इसलिए वो लोग वापस किया, ले आने की हिम्मत नहीं किया। एनसी और कांग्रेस ठेकेदार नहीं करगिल का। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमने आइडियोलॉजी लेवल पे कोई गठबंधन नहीं किया है, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। हमने ये सोचा अगर हमारे एक सीट के सपोर्ट के वजह से, हमारे सपोर्ट के वजह से कारगिल के आवाम दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना पड़े, कारगिल के विकास में डिस्टर्ब ना आए, कारगिल के डेवलपमेंट की स्पीड बढ़े रहे, इसलिए हमने गठबंधन में बैठे हैं। और जोजिला टनल हमने वादा किया था और शुरू भी किया था। एयरपोर्ट हमने इलेक्शन में वादा किया है, 5 साल में हमने करके देना है। सिविल जहाज हमने चलाना है। कुर्बातंग का प्लेटो एवेक्यूएट हमने करना है। कारगिल में जो संस्कार अलग से गिन के कारगिल के लिए 19 जियो मोबाइल टावर सैंक्शन अंडर यूएसओ हमने ला के दिया। लेकिन कुछ लोग ये कोशिश करते हैं जाके इनोग्रेट करें और क्रेडिट ले ले। मैं कहता हूं इसको हिंदी में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहते हैं। खुद का रास्ता गुम हो गया, हमने जो खंबा लगाया वो नोच रहा है, तो ऐसा सियासी नहीं चलेगा। आपने जो काम किया उसका क्रेडिट ले लो, हमने जो काम किया उसका क्रेडिट हम लेंगे। अभी आपने कहा कि लद्दाख के अंदर, आपने कहा करगिल के अंदर जो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो ग्राउंड तक नहीं गया। आपने ये भी कहा कि काउंसिल के अंदर आप लोग कॉलिशन में सिर्फ इसलिए बैठे हैं ताकि करगिल का विकास हो। कहीं आपकी काउंसिलर्स का ये जिम्मेदारी नहीं बनता था कि ये, क्योंकि आप इस काउंसिल का हिस्सेदारी रखते हैं इस काउंसिल के अंदर, तो आपके हम ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आज तक कितना मीना हुआ, इसलिए हमारे सभी काउंसलर ने बतौर बहुत कोशिश किया, हर एक स्कीम को फॉलो किया। लेकिन यहाँ पे चेयरमैन किसका बैठता है, डिप्टी कमिश्नर काउंसिल लेवल पे किसका सुनता है? यहाँ पे सभी ऑफिसर्स, आप लोग जानते हैं कारगिल में ऑफिसर्स का क्या शौक रहता है। कल मैंने मीटिंग में क्लियर कट शब्दों में कहा, साफ लफ्जों में कहा, क्लियर लाउड एंड कैटेगरिकली कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, अगर किसी भी ऑफिसर्स को पॉलिटिक्स में शौक है तो मेहरबानी करके वो कुर्सी छोड़ के पॉलिटिक्स में आइए, लेकिन आवाम के साथ धोखा मत दीजिए। आप ऑफिसर बैठे हैं तो ये सारे स्कीम लागू कीजिए। मैंने ये भी कहा कि हमने अभी तक कारगिल में सिर्फ विकास की दृष्टि से सोचा, पॉलिटिकली हमने छेड़ना शुरू नहीं किया। अगर हमने पॉलिटिकली छेड़ना शुरू किया तो समझ लीजिए ये यूनियन टेरिटोरी है। पहले आप यहां से जम्मू या कश्मीर जाते थे, आप इस यूनियन टेरिटोरी से कहीं और यूनियन टेरिटोरी में भी जा सकते हैं, लेकिन हमने लिहाज किया, अपने लोग हैं, सबका बीवी बच्चे पलते हैं, इसलिए हमने दूसरी सियासी तंजीम के तरह हमने डर्टी पॉलिटिक्स शुरू नहीं किया, आइंदा भी नहीं करेंगे। अगर हमें मजबूर करेंगे तो हम इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। सर काउंसिल के अंदर आप, मैं एंड में मैं माफी चाहूंगा, अभी बहुत सारे प्रोग्राम है। मैं अंत में हमारे जो नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज हमने घोषित किया है, हाजी अब्दुल अजीज साहब को, हाजी अब्दुल हुसैन साहब को बहुत बहुत मुबारक देते हुए डिस्ट्रिक्ट यूनिट मैं आ रहा हूं आपके पॉइंट पे, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स के बीजेपी के जिम्मेवार हम इनके हाथ में दे रहे हैं। और मैंने सुबह भी कहा जब आपके प्रेस क्लब से इंटरेक्ट करते समय
डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी मसलाएं हैं, जो भी इश्यूज है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की लीडरशिप में वो आपको जवाब भी देंगे, वो पब्लिक को जवाब भी देंगे, हम काम भी करेंगे। स्टेट लेवल को कोई मसला है तो करगिल में मेरा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अली मजाज साहब यहाँ बैठते हैं, मेरा स्टेट मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद हसन पाशा साहब यहाँ बैठते हैं, उसी तरह जितने भी स्टेट एग्जीक्यूटिव का मेंबर बैठते हैं। तो स्टेट लेवल के जो कोई इशू आते हैं तो हमारे स्टेट का टीम भी यहाँ बैठते हैं। आज से डिस्ट्रिक्ट का भी लीडरशिप हमने दे दिया है। आगे जाके 2-3 दिन में हम कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट का पूरा कंप्लीट संगठन स्ट्रक्चर आपको बना के देंगे, तब जाके भारतीय जनता पार्टी करगिल के सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही प्लेटफॉर्म पे आके गवर्नमेंट में है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर कारगिल फिरोज अहमद खान से जानने की कोशिश की और साथ ही साथ DSRB के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद से चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर कारगिल फिरोज अहमद खान ने डिप्टी कमिश्नर को सराहा था फ्री एंड फेयर रिजल्ट के लिए। वहीं तंजीन लकपा लद्दाख और खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल कारगिल के काउंसिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं खदशा जताया था और काउंसिल से जवाब मांगा था और इस हवाले से भी उनकी रिएक्शन हमने जानने की कोशिश की। चलिए देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर इन दोनों मुद्दों पे क्या कहते हैं। खालसा जिस तरह से कल LHDC के एक काउंसलर जो कि जंस्कार के हैं तंजीन लकपा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में LHDC के ये DSRB के रिजल्ट के ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं एक तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जंस्कार से बहुत कम सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जंस्कार रीजन से बहुत कम सिलेक्शन हो। इसको लेके उन्होंने जो है रीजन मांगा है और कहीं ना कहीं काउंसिल को भी तनकीद का निशाना बनाया है, काउंसिल से भी जवाब मांगा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपका, मैंने भी सुना उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने ले में दिया है, मुझे बड़ा ताजुब लगा क्योंकि वो मेंबर हैं LHDC कारगिल के और प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं वो ले डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको अगर कोई ग्रीवेंस था या कोई शिकवा शिकायत था तो सबसे पहले बीइंग ए मेंबर ऑफ द LHDC ही शुड हैव कम टू मी एज ए CC या जो हमारे चेयरमैन है DC साहब के पास जाके उनको बात करना चाहिए था बिफोर गोइंग इनटू मीडिया में जाने से पहले। बाकी रहा हमारे जो ऑनरेबल काउंसलर है तंजीन लकपा साहब, उनको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो पोस्ट हमने एडवर्टाइज किए थे वहाँ पे कहीं पर नहीं था कि आपके किसी रीजन को या किसी रिलीजन को रिजर्वेशन है। अगर वो होता तो हम दावा कर सकते थे कि जंस्कार को कम मिला, द्रास को ज्यादा मिला या आपका चिकन को ज्यादा मिला। कहीं पर आपका मेंशन नहीं है कि आपके पोस्ट जो है रिजर्व्ड है। तो ये जो है आपका सरासर ये मिसलीड कर रहा है आपका। ये कह रहे हैं कि दूसरी चीज वो खुद कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए। वो तो एक मुझे लग रहा है कि वो इस हिसाब से यहाँ के जो हमारे करगिल में जो माइनॉरिटीज हैं आपके, उनको एक किस्म का वो प्रोवोक कर रहे हैं कि और ये गिन रहे हैं कि जंस्कार को छोड़ के बोलता है हेनस्कू से कोई नहीं, दरसिक से कोई नहीं, आपका मुलबेक से कोई नहीं। तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा जो है ऐसे जो है स्टेटमेंट देना जो वो शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक तरीके से इस स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि आप एक इस इशू को आप कम्युनलाइज भी कर रहे हैं और आप रीजनल वो भी कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत है आपका। इसमें कोई ये नहीं है कि ये जंस्कार से नहीं लिया या बुद्धिस्ट कम्युनिटी या माइनॉरिटीज़ के साथ कोई कमी पेशी हो गया। मैं पूछता हूँ कि फिर ले डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं आप कितने सीट वहाँ देते हैं उनको, मुझे बताइए ज़रा। अगर आप बोलते हैं कि वहाँ पे शुशोद है, ठिकजे है, फ्यांग है, तुर्तुक है, त्याक्षी ब्योदम को कोई मखसूस सीट आपने रखा है क्या ले DSRB में डिस्ट्रिक्ट कैडर पर? वो कहीं नहीं होता है। तो मेहरबानी करके मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, आप मेहरबानी करके जो हमारा यहाँ पे जो सिचुएशन एक हालात है हमारे लद्दाख में एक कम्युनल हार्मनी का, उसको आप डिस्टर्ब मत कीजिए। और मैं इस पे UT एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, LG साहब से, एडवाइजर साहब से, कि ऐसे स्टेट्समैन जो है बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस तरह से जम्मू कश्मीर में एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ऊपर तनकीद का निशाना बनाते हैं और दोनों के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो गुपकार गैंग है जिसमें आपके हाईकमान है उनको बहुत सारे क्रिटिक्स किया है अलग अलग एंगल से। दूसरी जानिब LHDC कारगिल में काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी सरबराही आप कर रहे हैं, इस हवाले से हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हनीफा जान से भी जानने की कोशिश। तो आपसे जानना चाहूंगा आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं?
देखिए इसाफ साहब, फर्स्ट जो मैं आपको कहना चाहूँगा, जब हमारा काउंसिल आपका कॉन्स्टिट्यूट हुआ 1 अक्टूबर 2018, हमारा जो कोलिशन हुआ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हुआ, आपको पता है। मैं आज बिल्कुल रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ। उसके बाद आफ्टर पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन 2019 हमारे और उनके कुछ डिफरेंसेस हो गए, जिसकी वजह से अलग हो गए। उसके बाद हमारा कोलिशन जो है वो पीडीपी के साथ हुआ, और पीडीपी के आपके 2 इलेक्टेड मेंबर्स जिन्होंने पीडीपी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ा, हमारा कोलिशन जो है उनके साथ हुआ और चलता रहा। 2019 अक्टूबर नवंबर की बात ही शायद, कि करगिल के पीडीपी यूनिट जो है वो पूरा बीजेपी में जम हो गया, इंक्लूडिंग देयर काउंसलर्स, जो हमें कहा गया। लेकिन आज के डेट में हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ इन राइटिंग में या कोई एमओयू ऐसा नहीं है कि हमने बीजेपी के साथ कोई अलायंस किया है, और हम आज भी मानते हैं उनको जिस हिसाब से वो बैठे हैं। और हमारा ये जो अलायंस जो है ये प्योरली ऑन डेवलपमेंटल बेसिस, डेवलपमेंटल उस पर है। अब ये लोग बार बार ये बोलते हैं, चाहे जो भी बोले, गुपकार गैंग बोले या जो बोले, अगर इनको बराबरी नहीं आता है, अगर बीजेपी को ये अलायंस अगर आपको बराबरी नहीं है, हमने रोक के कभी नहीं रखा है। मैं आपको क्लियर कट कहता हूँ, और मैं एज ए लीडर मेरे पास मेजॉरिटी अभी भी है, और अगर वो लोग विड्रॉ भी करते हैं तो एज ए लीडर मुझे यकीन है कि मैं, हमारे पास 14 तो वैसे भी हमारे पास हैं, ले में 15 पे वो चला रहे हैं, 14 इज ए सिंपल मेजॉरिटी। अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, मैं एज ए लीडर मैं आपको अश्योर करता हूं कि जिस हिसाब से मैंने अपने काउंसलरों को एतमाद में रखा है, इस 14 को मैं 22 तक भी पहुंचा सकता हूं, अगर वो ना भी रहे इसमें। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, अगर आप देखते हैं कि इनको अगर बराबरी नहीं आता है, मैं कहता हूं म्युनिसिपल काउंसिल में जो इनका चेयरमैन अभी है, आपका प्रेसिडेंट, उसको, वो भी उस वक्त पीडीपी में था, उसको भी हमारे मेंबरों ने समर्थन दिया है एज ए पीडीपी। अगर वो नहीं चाहते हैं तो उनको भी जरा हटाइए वहां से, उनको भी प्रेसिडेंटशिप से हटाइए, ताकि हमारे लोगों के लिए भी रास्ता आसान हो जाए। तो ये सारे कहने वाली बातें हैं, लेकिन क्लियर कट मेरा ये है कि हमने कभी बीजेपी के साथ, न हमारे तंजीम ने, न एज ए काउंसिल में, न हमारा कोई साइन एग्रीमेंट है, न कोई हमारा एमओयू है कि हमने बीजेपी के साथ किया है। सर, क्या कोई साइन एग्रीमेंट होने की जरूरत है, या क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को काउंसिल में रखने की जरूरत है, अगर आप एनसी ही अगर मेजॉरिटी बना सकता है? नहीं, देखिए हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी उस दिन आपको कहा, अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है, और सही वक्त पे इंशाल्लाह सही फैसला हो जाएगा। प्रेसिडेंट साहब ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आइडियोलॉजी पे इस वक्त काउंसिल में चल रहे हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी है उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली तो बात है कि काउंसिल जो है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जहां पे आप आइडियोलॉजी के लेके जाए। काउंसिल इज जो है आपका, इट इज प्योरली फॉर डेवलपमेंटल पर्पस। काउंसिल में जो डिस्कशन होगा, जो प्लानिंग होता है, वो सिर्फ आपका फॉर डेवलपमेंट ऑफ करगिल हो रहा है। तो इनका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है वो हमारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में इस वक्त हमारे साथ चल रहा है। इसमें उसका आइडियोलॉजी और हमारा आइडियोलॉजी थोपने की बात नहीं है, और जिस दिन उनको बराबरी नहीं आता है वो जा सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। पासपोर्ट के हवाले से लेह के अंदर 19 नवंबर से 22 नवंबर तक के लिए पासपोर्ट मेला, पासपोर्ट कैंप लगा है, ताकि लोगों को पासपोर्ट के हवाले से जानकारी के साथ साथ पासपोर्ट बनाने में फायदा मिल सके। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने मुख्तलिफ लोगों से बात की, जानने की कोशिश की आखिर किस तरह के इंतजाम किया गया है पासपोर्ट बनाने के हवाले से, और उनकी क्या खर्चा है वो हमने जानने की कोशिश। बिल्कुल हम लोग सुबह यहाँ पे 9 बजे से आ गए थे, बिकॉज अपॉइंटमेंट्स यूजुअली 9 बजे से शुरू होती है, बट ऑफिस ही 10 बजे खुला। देन वी आस्क्ड कि आपने डे इंक्रीज करा है, नहीं करा है। सो दे सेड नहीं, डे इंक्रीज नहीं कर रहे, स्लॉट इंक्रीज कर रहे। हम 50 एप्लीकेशंस लेने वाले थे, बट अब हम 100 एप्लीकेशंस लेंगे। सो देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग टू दिस। आई मीन, दिस इज राशन की लाइन नहीं है ना। अभी किसी का अर्जेंसी भी हो सकता है, या तो टाइप वाइज होना चाहिए कि इतने टाइप की एप्लीकेशंस अभी हम कैंप में लेंगे और इस टाइप की नहीं लेंगे। ये सब कुछ भी सोचा नहीं है।
तो उसको लेकर ना कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन, जैसे जो पासपोर्ट कैंप की तरफ से आना चाहिए था, ऐसा कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन, ना कोई SMS, लाइक दे साइड की कोई बात होगी, कोई अपडेट होगा, विल गिव यू एन SMS, सेंड यू एन SMS, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे सब लोगों ने पैसे पे किया हुआ है। ले जैसी जगह में जहाँ पे अभी एक परमानेंट ऑफिस नहीं है, वी वेट फॉर दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी। पासपोर्ट कोई छोटा डॉक्यूमेंट तो होता नहीं, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी को अर्जेंटली कभी कहीं कुछ ज़रूरत पड़ सकता है, तो फिर वो किधर जाएगा? ही विल हैव टू मेक अदर ट्रिप्स टू अदर सिटीज़ एंड देन उसके बाद बेचारे का पासपोर्ट बनेगा, फिर वो कहीं और जाएगा। you during last day no ya le tik pata khong goma na pla khong galat chi choose na ka to nine and date book later ka date pata duk 1922 thakparan mar de website po pages po kete na 19 jaga mane mambe ale nga stai choose pin 17 ne pala पर वेबसाइट पे gang menuk tene daksa jakma khachi gang mene met panok mi ka mi sangma bir mangbo de no pala daksa me khete na COVID-19 ni jiksna yote no magar khete na I time ngun jigen choches mane sirka met kan jidu gale chibe zena ine yana serial number wasi ka menuk yana time ka ye den daksa nge jang jikse no I sangma line I sangma pura halale you problem bo I chachano gate I sangma bir yot na ka to thoras COVID-19 को मैंने जार ना कतो है डॉक्टर हॉस्पिटल ला बेड खुरंग में जरे नवाल इजम प्रॉब्लम यो दिन जी ना ला एडमिनिस्ट्रेशन इच्छा या ना एक ताखा ना मेनू या ना बोस का ना मेनू सुंग मेनू गाले ते त्यो जास्ते के देना यू या ना एक्सटेंड चो गोसाला या ना एटलीस्ट जाची या ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन थोप से कहते ना लो चिक थाल सोंग नवाल संग में सेलिब्रेशन चानो वी गॉट यूटीज एंड चीज़ रियलिटी कहते ना मी संग लद्दाख पर संग सफर से नहीं नगरले पासपोर्ट पर कहते ना संग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यू नगरले चिपे देना म्यूजिक सुजिक से ट्रैवल चानो को या सुजिक चितो रास ला छनो पासपोर्ट यो ना मैंने छांगे ना मनगरले गते गता श्रीनगर ला छना डॉक्टर्स खर्चा छानो मरी कक्स में ना छांगे चीज में नगरले देखे कहते ना ले खुरा फे गोशेस को मा खर्चा नहीं नगरले संग में भी फायदा न दिरिंग तमने 100% चोंगे में जो सर्चेज में गला चिपा देना पूरा तो संग आप लोग सब लाइन लग के ना ई का ना शूट चो ना दिखना और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी शुड हैव ए पासपोर्ट ऑफिस इन ले दैट इज इंपॉर्टेंट बोय ना गला ज़ंस्कार लद्दाख का टफ टेरेन इलाका जहां पे पिछले कई सालों से टेली कम्युनिकेशन न होने की वजह से लोगों के मन में काफ़ी खदशा था और लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन रिसेंटली ज़ंस्कार में जियो टेली कम्युनिकेशन की जानिब से टेली कम्युनिकेशन सर्विस ज़ंस्कार के लोगों के लिए मुहैया किया है। इसके बाद से लोगों के मन में क्या है जानने की कोशिश की और टेली कम्युनिकेशन से इंटरनेट कनेक्टिविटी से ज़ंस्कार के लोगों के लिए कितना फ़ायदा मिल रहा है। हमारे नुमाइंदे ने उनके ज़ंस्कार के लोगों से बात की, जानने की कोशिश की आखिर टेली कम्युनिकेशन आज के दौर को मद्देनजर रखते हुए कितना अहम और महत्वपूर्ण है। तो मैं ज़ंस्कार का रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं हमारा MP श्री जंगन श्री नमगल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पहले यहाँ ज़ंस्कार में सिर्फ BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड सिर्फ ही मतलब नेटवर्किंग था जो फंक्शनिंग में चल रहा था। तो यही कुछ मतलब एक हफ्ता 10 दिन हुआ है तो यह जियो टावर जो इंस्टॉल हुआ है तो लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है इस जियो टावर से, जो जियो नेटवर्किंग से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक तरफ से बच्चों को भी ये फ़ायदा मिल रहा है कि उनका क्लास चले और ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी दे सके, तो इस तरह बच्चों को भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है और पब्लिक को भी ये बहुत फ़ायदा है कि अभी मतलब देखो कारगिल से ज़ंस्कार जो है वो 234 किलोमीटर है। तो इससे पहले हमको ना कुछ मतलब न्यूज़ कुछ पता नहीं चलता था। तो आप देखो यहाँ इधर से 5 किलोमीटर 10 ज़्यादा 10 किलोमीटर मतलब के फासले पर ये हमारा श्री जंगन श्री नमगल MP साहब ने हमको जियो टावर ये किया है। तो मेरा मतलब ये है कि हम
इधर से करगिल तक मतलब थोड़ा मतलब अपने परिवार से भी थोड़ा मतलब कनेक्ट में रह सकते हैं, बातें भी हो सकते हैं कि हम बेटा कहाँ पहुंचे, हम यहाँ पहुंचे, फंसे कि नहीं फंसे। पहले तो हमको कुछ पता नहीं चलता था कि हम इधर से जो मतलब जो बंदे जाते हैं सफर के लिए उधर करगिल जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि हम गाड़ी खराब हो गए या कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ अनाज खा रहे हैं, ये कुछ पता नहीं चला। तो इसीलिए इस साल तो बहुत ही बेहतर। चलिए आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे लद्दाख से लद्दाख की खबरों के साथ। मोहम्मद इसाक को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। स्पॉन्सर्ड बाय आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम। सर्दियों में भी पाएं कोमल त्वचा।